नमस्कार, कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनीनामा मनी 9 का वीकली शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। कर संकट की वजह से मई 2023 से बंद पड़ी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने निवेशकों से नीलामी के लिए वित्तीय बोलियां मंगवाने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। बैंकों की ओर से एयरलाइन खरीद के लिए नए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक एयरलाइन को खरीदने के लिए करीब 5 प्रस्ताव आ चुके हैं, जिसमें घरेलू कंपनी स्पाइसजेट के अलावा शारजा की स्काई वन, अफ्रीका की सेफ्रिक इन्वेस्टमेंट्स और यूएस की एनएस एविएशन ने गो फर्स्ट को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। इस खबर के चलते 15 जनवरी को गो फर्स्ट की प्रमोटर ग्रुप कंपनी बॉम्बे बर्मा का शेयर 1/4% की बढ़त के साथ 1,656 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, बीते शुक्रवार को टाटा ग्रुप की एफएमसीजी कारोबार से जुड़ी कंपनी टाटा कंज्यूमर ने 7,000 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया नाम की 2 कंपनियों के अधिग्रहण की घोषणा की है। इन दोनों अधिग्रहण की फंडिंग के लिए कंपनी आधी रकम यानी 3,500 करोड़ रुपए अपनी बैलेंस शीट पर मौजूद नकदी में से खर्च करेगी और बाकी बची 3,500 करोड़ रुपए की रकम के लिए कंपनी राइट इशू लाने से लेकर कई तरह के विकल्पों पर विचार करेगी। 15 जनवरी को टाटा कंज्यूमर का शेयर 2% फिसलकर 1,134 रुपये 75 पैसे तक लुढ़क गया था, लेकिन कारोबार की समाप्ति पर शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर 1,152 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। तीसरी खबर, हुडको जापान के बाजार से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी ईसीबी के जरिए 6.5 से 7% की ब्याज दर पर रकम जुटाने की योजना बना रही है, जबकि मौजूदा समय में यह कंपनी 7.5% के ब्याज पर रकम जुटा रही है। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक इस कंपनी की लोन बुक 80,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए करने की योजना है। 15 जनवरी को हुडको के शेयर ने 8% से ज्यादा के उछाल के साथ 136 रुपये 85 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, लेकिन कारोबार की समाप्ति करीब 5% की बढ़त के साथ 132 रुपये 90 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। चौथी खबर, आईएलएफएस के पोर्टफोलियो में सबसे बड़े एसेट्स में से एक आईएलएफएस तमिलनाडु पावर कॉर्पोरेशन यानी आईटीपीसीएल को खरीदने के लिए अदानी पावर, जिंदल पावर और वेदांता समेत दर्जन भर कंपनियों ने इच्छा जाहिर की है। इस कंपनी पर बैंकों का करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। आईटीपीसीएल के पास कुडालोर में कुल 1200 मेगावाट क्षमता के 2 कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। यही नहीं, इन प्लांट्स में 2000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता भी लगाई जा सकती है। इस कंपनी के एसेट्स में एक कैप्टिव जेटी और इंडोनेशिया में कोयले की खदान भी शामिल है। खबर के चलते 15 जनवरी को अदानी पावर के शेयर में मामूली बढ़त के साथ 541 रुपये 40 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। पांचवी खबर, मंगलवार 16 जनवरी को ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के आईपीओ के तहत जारी हुए शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई, जो कि ठीक ठाक रही। एनएसई पर ज्योति सीएनसी के शेयर की 370 रुपये के भाव पर ओपनिंग हुई, जो कि 331 रुपये के इशू प्राइस से करीब 12.25% के प्रीमियम पर है। इस आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ कुल 38.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में ये शेयर 331 रुपए के इशू प्राइस से करीब 30% ऊपर 431 रुपये 70 पैसे पर बंद हुआ, जो कि 370 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 17% ऊपर है। अगली खबर, बीएलएस इंटरनेशनल की सब्सिडरी कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल एफजेडई यूएई ने तुर्की की कंपनी आई डेटा की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। ये हिस्सेदारी 5 करोड़ यूरो यानी 450 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। दोनों कंपनियों के बीच ये सौदा 31 मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अधिग्रहण की खबर से 16 जनवरी को बीएलएस इंटरनेशनल का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ 385 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 412 रुपये 90 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। सातवीं खबर, 16 जनवरी को पीएनसी इंफ्राटेक के शेयर ने 427 रुपये 90 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल पीएनसी इंफ्राटेक और पीएनसी इंफ्रा होल्डिंग्स ने अपने 12 रोड प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी बेच दी है। ये हिस्सेदारी केकेआर के इंफ्रा इन्विट को 9,005.7 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में बेची गई है। एंटरप्राइज वैल्यू में इक्विटी और कर्ज दोनों शामिल होते हैं। कंपनी के ये 12 रोड प्रोजेक्ट्स कर्नाटक, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पीएनपी इंफ्राटेक की ओर से बेचे जा रहे अपने एसेट्स की डील रोड सेक्टर में सबसे बड़े सौदों में से एक मानी जा रही है। 16 जनवरी को खबर के चलते पीएनसी इंफ्राटेक के शेयर की 5.25% की बढ़त के साथ 407 रुपये के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। आठवीं खबर,
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने सोमवार 15 जनवरी को हुई बल्क डील के जरिए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के 4.5 करोड़ शेयर बेच दिए हैं। जोमेटो की आधा फीसदी के बराबर हिस्सेदारी को 138.15 प्रति शेयर के भाव पर बेचा गया है। दिसंबर 2023 के अंत तक मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के पास इस कंपनी की 1.83% हिस्सेदारी थी। इस बल्क डील में सोसाइटी जनरल ने 3.3 करोड़ शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, BNP पारिबा आदि ने भी इस ब्लॉक डील में शेयर खरीदे हैं। 16 जनवरी को बल्क डील की डिटेल सामने आने के बाद जोमेटो के शेयर में हल्की बढ़त के साथ 133.50 के स्तर पर क्लोजिंग हुई। हालांकि कारोबारी सत्र में शेयर 131 रुपये तक भी फिसल गया था। नौवीं खबर, एस्टर डीएम हेल्थकेयर ने अपने गल्फ देशों के कारोबार गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी GCC में अल्फा GCC होल्डिंग को हिस्सा बिक्री को लेकर अपडेट जारी किया है। कंपनी के मुताबिक $101 करोड़ में हिस्सा बेचने से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के करीब है और बहुत जल्द कंपनी को $90.3 करोड़ की अपफ्रंट पेमेंट मिल सकती है। बाकी बची रकम कुछ शर्तें पूरी होने के बाद मिलेगी। इस रकम का 70 से 80% हिस्सा शेयरधारकों को डिविडेंड देने में इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को 110 से 120 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे सकती है, जिसके चलते 16 जनवरी को कंपनी के शेयर में करीब 6.25% की बढ़त के साथ 425 रुपये के स्तर पर क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 449 रुपये 70 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, NBFC कंपनी कैप्री ग्लोबल ने इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म डेवलप करने की योजना का खुलासा किया है। दरअसल दिसंबर 2023 में कंपनी को इरडा से कॉम्पोजिट कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस मिला था, जिसके जरिए कंपनी लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी की अपने इंश्योरेंस कारोबार को बढ़ावा देने की मंशा है। इसी के तहत कंपनी ने अब बीमा प्रोडक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है और नए बीमा उत्पाद में कंपनी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेगी। 16 जनवरी को खबर के चलते कैप्री ग्लोबल के शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट लग गया और शेयर की क्लोजिंग 975 रुपये 80 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई पर देखने को मिली। 11वीं खबर, अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने मीडिया एजेंसी IANS में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। वोटिंग राइट्स के साथ कैटेगरी 1 में कंपनी की IANS में हिस्सेदारी 50.5% से बढ़कर 76% और कैटेगरी 2 में बिना वोटिंग राइट्स के हिस्सेदारी 50.5% से बढ़कर 99.26% हो गई है। 17 जनवरी को बाजार बंद होने पर अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 2.5% गिरकर 2,978 रुपये पर बंद हुआ। 18 जनवरी को खबर आई कि अदानी समूह ने महाराष्ट्र सरकार के साथ डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए MOU साइन किया है। इस MOU के मुताबिक अदानी समूह डेटा सेंटर कारोबार के लिए राज्य में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। साथ ही खबर यह भी थी कि तेलंगाना में भी डेटा सेंटर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर समूह की ओर से 12,400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 18 जनवरी को कारोबार के अंत पर अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.5% गिरकर 2,925 रुपये 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 12वीं खबर, 17 जनवरी को कमजोर बाजार में भी PTC इंडस्ट्रीज के शेयर ने 7,682 रुपये 55 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल इस कंपनी की सब्सिडरी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज ने फ्रांस की डसॉल एविएशन के साथ कई सालों के लिए लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। इस करार के तहत राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और फैल्कन बिजनेस जेट प्रोग्राम के लिए एरोलॉय टेक्नोलॉजीज टाइटेनियम कास्टिंग पार्ट्स की फुल रेंज का उत्पादन करेगी और भारत में बने ये पार्ट्स डसॉल्ट एविएशन को सप्लाई किए जाएंगे। 17 जनवरी को कारोबार के अंत पर PTC इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 7,052 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। अगली खबर, कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने सभी गाड़ियों की कीमतों में औसतन 0.45% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। कीमतों में बढ़ोतरी दिल्ली में गाड़ियों की एक्स शोरूम कीमत के आधार पर कैलकुलेट की गई है। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक गाड़ियों की बढ़ी हुई कीमत 16 जनवरी 2024 से लागू हो गई है। 17 जनवरी को खबर आने के बाद मारुति के शेयर में करीब 2.25% की गिरावट के साथ 10,000 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 14वीं खबर, 17 जनवरी की शाम को सरकार ने OFS के जरिए NHPC की 3.5% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। इस OFS के जरिए सरकार की करीब 2,300 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की योजना है। इस OFS का फ्लोर प्राइस 66 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि बुधवार 17 जनवरी की क्लोजिंग से करीब 9.5% के डिस्काउंट पर है। यही कारण है कि 18 जनवरी को दिन के दौरान NHPC का शेयर 68 रुपये 55 पैसे तक भी फिसल गया था, पर कारोबार की समाप्ति 3% की गिरावट के साथ 70 रुपये 70 पैसे के स्तर पर हुई, क्योंकि गुरुवार को खुला संस्थागत निवेशकों का हिस्सा करीब 4 गुना भरकर बंद हुआ और इसका कट ऑफ प्राइस 69 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। 19 जनवरी को रिटेल निवेशकों के लिए खुले कोटे को भी 3 गुना से ज्यादा बोलियां देखने को मिली। 19 जनवरी को NHPC का शेयर करीब 4% के उछाल के साथ
₹73.80 के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, सन फार्मा ने 2,892 करोड़ रुपए में अपनी इजराइल की सब्सिडरी कंपनी टेरो फार्मा की बाकी बची करीब 21.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इस सौदे से इन दोनों कंपनियों के मर्जर का रास्ता भी साफ हो गया है। दरअसल सन फार्मा ने टेरो फार्मा के बाकी सभी शेयरों को बिना ब्याज के $43 प्रति शेयर के भाव पर नकद में खरीदने पर सहमति जताई है, जिसके तहत टेरो फार्मा के 80,86,86,000 शेयर यानी 21.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करीब 2,892 करोड़ रुपए की रकम में किया जाएगा। 18 जनवरी को सन फार्मा के शेयर ने $1,343.40 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और कारोबार की समाप्ति करीब 3% की बढ़त के साथ $1,337 के स्तर पर देखने को मिली। 16वीं खबर, स्नैक्स बनाने वाली देश की पॉपुलर कंपनियों में से एक हल्दीराम्स की अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी प्रताप स्नैक्स का मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को लेकर बातचीत शुरुआती दौर में है और वैल्यूएशन को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। इस डील के जरिए हल्दीराम्स की पोटैटो चिप्स मार्केट में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की मंशा है। माना जा रहा है कि इस डील की अगुवाई वेंचर कैपिटल फर्म पीक एक्सपी पार्टनर्स यानी सिक्वोया कैपिटल इंडिया की ओर से की जा रही है, जो प्रताप स्नैक्स के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है और करीब 47% हिस्सेदारी होल्ड करती है। 19 जनवरी को प्रताप स्नैक्स का शेयर करीब 5.5% गिरकर ₹1,288 पर बंद हुआ। हालांकि 18 जनवरी को शेयर में करीब 11% का उछाल देखने को मिला था। अगली खबर, कर संकट से गुजर रहे फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेस यानी FEL के कुछ हिस्सों या पूरी कंपनी के लिए बोली जमा करने को जेसी फ्लावर्स, कैप्री ग्लोबल, ऑथम इन्वेस्टमेंट और खुद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत कुल 11 एंटिटीज ने इच्छा जाहिर की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों का इस कंपनी पर कुल 13,540 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। कंपनी के लेंडर्स यानी बैंकों ने फ्यूचर एंटरप्राइजेस के एसेट्स को 3 क्लस्टर्स में बांट दिया है। इन 3 क्लस्टर्स में कंपनी का इंश्योरेंस कारोबार, टेक्सटाइल कारोबार और बाकी बची हिस्सेदारियां शामिल हैं। ऑथम इन्वेस्टमेंट, कैप्री ग्लोबल और जेसी फ्लावर ने तीनों क्लस्टर्स या पूरी कंपनी के लिए बोली लगाने की इच्छा जाहिर की है। 19 जनवरी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 3.25% की मजबूती के साथ ₹54.25 के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है ऑन द रडार के जरिए, और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई ईडी की जांच में ब्रिटिश टैक्स हेवन जर्सी को फंड के डायवर्जन का पता चला है। इस मामले में जर्सी के अधिकारियों की ओर से आए लेटर में जवाब की जांच की जा रही है। जनवरी 2020 में ईडी की ओर से इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक इस कंपनी से कथित तौर पर 2036.69 करोड़ रुपए का गबन किया गया और फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर मालविंदर और शिविंदर मोहन सिंह पर फंड डायवर्जन का आरोप लगाया गया है। सिंह ब्रदर्स पर आरोप ये भी है कि इन दोनों ने M3M इंडिया होल्डिंग्स को फंड का डायवर्जन किया। जांच में मिले ताज़ा सबूत के आधार पर ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, जो कि रेलिगेयर की ओर से की गई शिकायत के बाद शुरू हुई थी। 15 जनवरी को खबर के चलते रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का शेयर 2.25% गिरकर ₹215.10 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी खबर, दवा बनाने वाली कंपनी एल्केम लैब्स में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। दरअसल एल्केम लैब्स ने एक्सचेंजों को अपनी सब्सिडरी के कुछ कर्मचारियों के बिजनेस ईमेल से छेड़छाड़ की जानकारी साझा की है। इस साइबर फ्रॉड से कंपनी ने 52 करोड़ रुपए का घाटा होने का आकलन किया है। कंपनी ने इस मामले की शिकायत भी दर्ज करवा दी है। 15 जनवरी को खबर के चलते एल्केम लैब्स का शेयर करीब 1/4% गिरकर ₹5,034.80 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ₹5,000 के स्तर के भी नीचे फिसल गया था। तीसरी खबर, एबीजी शिपयार्ड की ओर से किए गए देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक की अगुवाई वाले बैंकों से लोन के रूप में ली गई करीब 23,000 करोड़ रुपए की रकम को डाइवर्ट करने के लिए 27 पेपर कंपनियां बनाई यानी फर्जी कंपनियां तैयार की और सिंगापुर की 38 संस्थाओं का इस्तेमाल किया। ईडी की चार्जशीट के अनुसार डाइवर्ट किए गए फंड्स सिंगापुर में ट्रांसफर किए गए और बाद में उनको टैक्स हेवंस में निवेश किया गया। 17 जनवरी को खबर आने के बाद कारोबार के अंत पर आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 3% गिरकर ₹979.50 के स्तर पर बंद हुआ। चौथी खबर, बीते शुक्रवार की शाम को खबर आई कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को पिछले 7 असेसमेंट ईयर में अंतरिम बोनस से जुड़ा 25,464 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड मिला है। हालांकि कंपनी को असिस्टेंट कमिश्नर IT मुंबई ने 1,371 करोड़ रुपए का
डिमांड नोटिस भी भेजा है, जिसके खिलाफ कंपनी ने कहा है कि वो अपील करेगी। 15 जनवरी को LIC के शेयर ने करीब 4% की मजबूती के साथ 862 रुपये 40 पैसे तक की ऊंचाई को छुआ, लेकिन कारोबार के अंत में शेयर करीब 3% की बढ़त के साथ 854 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 16 जनवरी को LIC के शेयर ने लिस्टिंग के बाद पहली बार 900 रुपये का स्तर छुआ। मई 2022 में 949 रुपये के इशू प्राइस पर शेयर जारी करने के बाद LIC के शेयर ने 530 रुपये तक का निचला स्तर भी देखा, लेकिन 16 जनवरी को शेयर 4.5% की मजबूती लेकर 893 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि पॉलिसी धारकों के 889 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस से ऊपर है। और इस तरह LIC देश की सबसे वैल्यूएबल PSU कंपनी यानी सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी भी बन गई। LIC ने मार्केट कैप के मामले में देश के सबसे बड़े बैंक SBI को पीछे कर दिया है। 17 जनवरी को SBI के 5.59 लाख करोड़ रुपए की तुलना में LIC का मार्केट कैप 5.61 लाख करोड़ रुपए था। 17 जनवरी को कारोबार के अंत में LIC का शेयर करीब आधा फीसदी की गिरावट लेकर 888 रुपये के स्तर पर बंद हुआ, जबकि SBI का शेयर करीब 2.25% गिरकर 626 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। पांचवी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी MCA ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को शो कॉज नोटिस जारी किया है। असल में मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों की ओर से सड़क पर खाना खाने का वीडियो वायरल होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MOCA की ओर से यह कार्रवाई की गई है। खबर के चलते 16 जनवरी को इंडिगो का शेयर करीब 2.25% गिरकर 3050 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। 17 जनवरी की शाम को खबर आई कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने इंडिगो पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी MIAL पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही DGCA ने एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर एयरलाइन ऑपरेटर्स को पायलटों की रोस्टिंग के संबंधों में जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के चलते 30-30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 18 जनवरी को इंडिगो का शेयर हल्की गिरावट के साथ 3055 रुपये के स्तर पर बंद हुआ, पर इंट्राडे में शेयर 3013 रुपये 95 पैसे तक भी फिसल गया था। वहीं स्पाइसजेट का शेयर करीब 2.25% गिरकर 63 रुपये 29 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अगली खबर, बुधवार 17 जनवरी को हुई कई सारी ब्लॉक डील्स के जरिए ऑटो एंसिलरी कंपनी प्रीकॉल की करीब 16% इक्विटी ने हाथ बदले। इस ब्लॉक डील में एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी मिंडा कॉप ने 343 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर के भाव पर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। खुले बाजार में हुए सौदे की रकम 657 करोड़ रुपए आकी गई है। आपको बता दें कि मिंडा कॉप ने 17 फरवरी 2023 को प्रीकॉल के 1 करोड़ 91 लाख शेयर या करीब 16% हिस्सेदारी 209 रुपये के भाव पर 400 करोड़ रुपए में खरीदी थी, यानी कि मिंडा कॉप को करीब 257 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 17 जनवरी को कारोबार के अंत पर मिंडा कॉप का शेयर 5.5% चढ़कर 402 रुपये 50 पैसे पर और प्रीकॉल का शेयर करीब 3.5% चढ़कर 380 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सातवीं खबर, दिवालिया कंपनी लैंको अमरकंटक पावर को खरीदने की दौड़ में नवीन जिंदल की अगुवाई वाली जिंदल पावर यानी JPL भी शामिल हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार 16 जनवरी को लैंको अमरकंटक पावर को खरीदने के लिए JP पावर ने 4203 करोड़ रुपए की बोली जमा की है, जो कि अदानी पावर की ओर से लगाई गई 4100 करोड़ रुपए की संशोधित बोली से भी ज्यादा है। पिछले हफ्ते JPL ने कर समाधान के लिए लैंको अमरकंटक पावर को खरीदने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए NCLT से मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद NCLT ने JP पावर को 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी के साथ अपना प्लान सौंपने के लिए कहा था। खबर के चलते 17 जनवरी को JPL की पेरेंट कंपनी JSPL का शेयर करीब 3.5% गिरकर 723 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील ने अपने UK के पोर्ट टैलबट प्लांट के दोनों ब्लास्ट फर्नेसेस यानी भट्टों को बंद करने की योजना बनाई है। दरअसल इस कंपनी ने अपने ट्रेड यूनियन के भट्टों को जारी रखने के प्लान को खारिज कर दिया है। अगर ये दोनों भट्टे बंद होते हैं तो इससे UK में 3000 कर्मचारियों तक की छटनी हो सकती है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला लंदन में टाटा के अधिकारियों, GMB और यूनाइट यूनियंस की बैठक के बाद लिया गया है। असल में ये फैसला कंपनी की इलेक्ट्रिक भट्टों की ओर शिफ्ट करने की योजना के तहत लिया गया है। इस योजना के तहत कंपनी की अपने कार्बन एमिशंस को घटाने और नेट जीरो टारगेट्स को हासिल करने की मंशा है। 19 जनवरी को टाटा स्टील का शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ 134 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। नौवीं खबर, गुरुवार 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज की सफल बोली लगाने वाले जलान कैलरॉक कंसोर्शियम यानी JKC को 150 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक ये रकम जमा करने के लिए कहा है ताकि कर्ज समाधान प्रक्रिया को जारी रखा जा सके। हालांकि SBI की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने JKC पर कर्ज समाधान योजना को लागू करने के इरादे में
कमी का आरोप लगाया था। एनक्लेट के फैसले के मुताबिक जेकेसी को कर समाधान योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 350 करोड़ रुपए की रकम जमा करनी थी। इसमें से 100 करोड़ रुपए 31 अगस्त 2023 तक, अगले 100 करोड़ रुपए 30 सितंबर 2023 तक और 150 करोड़ रुपए की बाकी रकम परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यानी पीबीजी से एडजस्ट करने का आदेश दिया गया था। पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पेमेंट के लिए पीबीजी के एडजस्टमेंट की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई एस्क्रो अकाउंट में 150 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश जारी किया है। 19 जनवरी को जेट एयरवेज का शेयर करीब 2.25% के उछाल के साथ 57 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 10वीं खबर, शुक्रवार 19 जनवरी को जी एंटरटेनमेंट के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दरअसल 19 जनवरी को सोनी ग्रुप के बोर्ड की बैठक होने वाली थी, जिसमें जी एंटरटेनमेंट के साथ प्रस्तावित मर्जर पर फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि सोनी ग्रुप की ओर से जी एंटरटेनमेंट के साथ मर्जर को लेकर जारी बातचीत या चर्चा को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। अगर जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका की ओर से मर्जर के बाद बनी नई कंपनी में अपने पद को ना ग्रहण करने पर सहमति नहीं देने पर यह फैसला लिया जा सकता है। दरअसल जी एंटरटेनमेंट की वजह से दोनों गुटों के बीच संबंध काफ़ी खराब हो चुके हैं। सोनी की बोर्ड बैठक का फैसला आने से पहले 19 जनवरी को जी एंटरटेनमेंट का शेयर 6% से ज़्यादा गिरकर 232 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। रॉनी स्क्रूवाला की अगुवाई वाली अपग्रेड की अमेरिकी एडटेक फर्म ऑडेसिटी को खरीदने के लिए बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डील की फंडिंग करने के लिए अपग्रेड की $10 करोड़ की रकम जुटाने की भी योजना है। इस रकम का करीब 80% हिस्सा अधिग्रहण करने पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस फंडिंग राउंड में रॉनी स्क्रूवाला बड़ी पूंजी निवेश कर सकते हैं। ऑडेसिटी के अधिग्रहण के लिए अपग्रेड ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया कर रही है और माना जा रहा है कि यह सौदा वित्त वर्ष 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा। दूसरी खबर, एडटेक कंपनी बायजूस की सहयोगी कंपनी आकाश ने वित्त वर्ष 2021-22 यानी FY22 के नतीजे घोषित किए हैं। नतीजों में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 79.5 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 43.6 करोड़ रुपए हुआ करता था। बायजूस ने अप्रैल 2021 के दौरान आकाश का अधिग्रहण पूरा किया था। तीसरी खबर, अनअकैडमी ने फिनटेक यूनिकॉर्न क्रेड के पूर्व हेड ऑफ फाइनेंस प्रतीक दलाल को अनअकैडमी सेंटर्स यानी अपने ऑफलाइन बिजनेस के सीएफओ के तौर पर नियुक्त किया है। अनअकैडमी के सीएफओ सुब्रमण्यन रामचंद्रन की ओर से दिए गए इस्तीफे की रिपोर्ट आने के करीब 3 महीने बाद कंपनी की ओर से ये घोषणा की गई है। इसी के साथ कंपनी नामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस हफ्ते के शो को लेकर आपका क्या फीडबैक है हमारे साथ आप जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहे मनी 9 और हाँ, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी इस तरह की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।